अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नि इल्मा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी कासा सेशन वर्कशॉप MSA 2 दिसंबर 24 के लिए डे 1 आज हमारा स्टार्ट हो रहा है। मेरा नाम सऊद तारिक है, मेरे साथ सरफुरकान भी होंगे। सरफुरकान इंशाल्लाह थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह हमें। सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि MSA 2 की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। और जैसा कि आपको पता है कि जो नई स्कीम आएगी, ठीक है जी, उसमें जो MSA 2 है वो नहीं होगा, मगर MSA 2 की वजह से आपका नई स्कीम में एक बहुत हैवी पेपर जो है वो एग्जाम होने वाला है। ठीक है जी। अभी फिलहाल हमारी कोशिश यही है कि दिसंबर 24 अटेम्प्ट, ठीक है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की शायद क्वालिफाइंग अटेम्प्ट भी होगी, जो लोग आज हमारे सेशन में मौजूद हैं। हमारा ये अटेम्प्ट किस तरह बच जाए, पेपर में ऑलमोस्ट हमारे पास एक महीना मौजूद है। अब ये जो अगला एक महीना है ये कैसे अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है, ये आज का एजेंडा है। तो आज हम जरा स्टार्ट करते हैं। एक तो ये कि यार अप्रोच क्या होनी चाहिए MSA 2 के लिए, ठीक है जी। उसके अलावा मैं कुछ बात करूंगा कि एग्जामिनर BFD एरिया इंपॉर्टेंट फॉर MSA 2, क्योंकि मैं BFD परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया देखता हूँ। तो कौन सा एरिया ऐसा है जो ज़्यादा मैं समझता हूँ आ सकता है या आता जा रहा है, या ICW की उसमें भी देखें अगर हम के ज़्यादा मौजूद होता है तो उसको देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा एजेंडा है एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ना। एग्जामिनर कमेंट्स क्या कह रहे हैं, पिछले 4 अटेम्प्ट्स के हम एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे और फिर देखेंगे क्या होगा। फिर इंशाल्लाह मेरा जो एजेंडा है वो तकरीबन घंटा सवा घंटे का है। 4:20 में मैं कोशिश करूंगा इसको मैं एंड कर दूं असर की नमाज से पहले। फिर मैं इंशाल्लाह December 23 एंड June 24 में जो BFD और परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया जो मैं कवर करता हूँ वो आया हुआ है, उस पर डिस्कशन होगा इंशाल्लाह। तो एजेंडा थोड़ा ज़्यादा है, टाइम कम है, सॉरी। मैं थोड़ा सा स्टार्ट करते हुए कुछ इशूज़ की वजह से थोड़ा सा लेट हुए हम, 10-12 मिनट 10-15 मिनट्स। तो खैर ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अप्रोच फॉर MSA 2। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो खाली MSA 2 दे रहे हैं? कोई है में से जो सिर्फ MSA 2 दे रहे हैं? चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे जी। चैट आपका मुझे मिलेगा, मैं चैट को पढ़ रहा हूँ, जिससे मुझे उम्मीद है कि कनेक्ट करने में आसानी होगी जी। कोई ऐसा है जिसका सिर्फ MSA 2 है, MSA 2 प्लस लॉ है यानी इसका? ओके, वालेकुम सलाम, थैंक यू। ओके काशिफ, उमर का भी खाली MSA 2 है, रेहान शाहिद का भी MSA 2 है खाली, ठीक है। सना रसूल का MSA 2 है, सईद का MSA 1 और MSA 2 है, ठीक है। फैज़ का MSA 2 है। खुबैब खान का भी एक ही पेपर है। सिकंदर हुसैन के MSA 1 MSA 2 है। कामरान करीम MSA 2 और लॉ है। आयशा लॉ MSA से रहते हैं, ठीक है। इज़ का MSA 1 और 2 है। आई रेड इज़ लिखा हुआ है जी। अरसलान हनीफ MSA 2 है। दैट्स गुड माशाल्लाह। और जी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है माशाल्लाह उमर की, अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए। समीर मुजफ्फर हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जी, 2 पेपर रहते हैं अपार्ट फ्रॉम MSA 2, ठीक है। ताहिर फरीद ऑडिट प्लस MSA 2। मोहम्मद अमीर हमजा MSA 1 एंड MSA 2 एंड लॉ। अब्दुल समद MSA 1 MSA 2। अच्छा, एक मैं देख रहा हूँ लॉ बहुत आ रहा है, MSA 2 एंड लॉ। इकरा का भी MSA 2 एंड लॉ है जी। आफाक अहमद MSA 2 एंड लॉ, हाँ ये मैंने देखा, बड़ा जबरदस्त कॉम्बो जो है ना बन रहा है। अच्छा, अब देखें, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके इसका मतलब है कि जो MSA 2 और लॉ दे रहे हैं या MSA 2 और कोई टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, ऑडिट और MSA 2 दे रहे हैं वली सर्वर, तो आपके पास बहुत गैप है, ठीक है ना। तो एक बात तो ये है कि MSA 2 पेपर लास्ट में है ना, तो मैं समझता हूँ कि आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम मौजूद है, ठीक है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस शुरू कर दी है? यस और नो में जवाब देंगे। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस शुरू कर दी है? जिन्होंने कर दी है वो यस करेंगे, जो नहीं किए वो नो करेंगे। थोड़ा सा मैं आइडिया करना चाह रहा हूँ कौन कौन लोग हैं। ओ माय गॉड, नो वाले भी हैं अभी। ओके, अमीर हमजा ने कर दिया है, कामरान करीम ने नहीं किया है, चलो कोई बात नहीं। आयशा ने नहीं किया है, रेहान शाहिद ने नहीं किया है, फैज़ ने नहीं किया है, ताहिर फरीद ने भी नहीं किया है। यस एक्सेल के साथ किया, खुबैब ने, इकरा ने कर दिया है जी। लॉ के लिए किया है अनीस नहीं, MSA 2 के लिए बात हो रही है। सिकंदर ने नहीं किया, अरसलान हनीफ ने कर दिया है जी। सना रसूल ने कर दिया है स्टार्ट, ठीक है। और सॉफ्टवेयर टेक्स्ट यूज़ किया था MSA 2 में, अभी नहीं किया, ठीक है। वली सर्वर आपको आइडिया तो है। लॉ के लिए किया, लॉ और MSA 2 में थोड़ा फर्क है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन भी आएगी। तो यार पहले तो मेरा आपसे ये एडवाइस होगी कि यार प्लीज अभी मैं जो आपको अप्रोच बताऊंगा ना, रिवीजन अप्रोच, इसमें आप कोशिश करें कि आप जो है ना क्या कहते हैं वो अब सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस शुरू कर दें, ठीक है ना, शुरू कर दें। अच्छा, रिवीजन अप्रोच क्या होनी चाहिए जरा ये देख लें। एक, सबसे पहले आप अपने BFD एंड SPM के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें, ठीक है जी। ये अब लास्ट मंथ आ गया है, मैं समझता हूँ एक दफ़ा और रिवाइज करना होगा। एक दफ़ा आपने उस वक्त रिवाइज किया होगा जब आपने MSA 2 पढ़ना शुरू किया होगा। कुछ लोगों ने MSA 2 बहुत देर से पढ़ना शुरू किया है, तो पहले तो आप ये करें कि BFD और SPM रिवाइज कर लें। अच्छा, इसका रिवाइज करने का तरीका सुन लें।
ये मैं नहीं कहूंगा कि बीएफडी के सारे लेक्चर लेने की जरूरत है, अब लेक्चर लेने का कोई टाइम नहीं है, ठीक है। बीएफडी के प्रॉपर लेक्चर लेने का कोई टाइम नहीं है। हाँ, एमएसडब्ल्यू के जो लेक्चर रह गए हैं वो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, कहीं से ही पढ़ रहे हैं, मगर अगर आप बीएफडी के लिए लेक्चर देखेंगे तो मुनासिब नहीं है। इसके लिए रिवाइज फ्रॉम ऑन योर रजिस्टर, रिवाइज फ्रॉम योर ओन रजिस्टर एंड समरीज। बीएफडी का प्रॉपर रजिस्टर मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ कि बना के रखिएगा, वो आगे आपको काम आता है। तो उसी रजिस्टर से आप रिवीजन करिएगा, और आपने अपनी कोई समरी जिससे आपने बीएमएस या सॉरी एसपीएम पास किया होगा CFAP 3, तो आप वो रिवाइज कर लें। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपका अपना जो कंटेंट है ना वो बेस्ट है। आप बीएफडी एसपीएम पार करके पास करके आगे आए ना, तो इस मीन्स कि आपको एक दफा देखेंगे समझ आ जाएगा, मगर पहले रिविजन कर लें। अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, बीएफडी के टेक्निकल टेक्निकल सवाल, सफर लिमिटेड, जैप रिक्रिएशन, हाँ ठीक है, कैप्टन किड्स, सही है, इस तरह के सवाल कोई करने की जरूरत नहीं है। बीएफडी के सवाल सॉल्व नहीं करने हैं आपने, सिर्फ वैसे अपने रजिस्टर को घुमाना है, कैलकुलेटर साथ रखना है, ठीक है ना, किताब साथ रखनी है जहाँ से आपने बीएफडी पढ़ा था, हमसे पढ़ा था, कहीं से ही पढ़ा था, और अपना रजिस्टर साथ रखना है, और जस्ट आपने एक जो है ना पेजेस घुमाते जाना है, कैलकुलेटर पे ओरली सॉल्व करना है, और कॉन्सेप्ट को, फॉर्मेट्स को रिकॉल करना है। एमएसए2 में एक अच्छी बात बता दूं मैं आपको, आपने पास पेपर नहीं किए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, एमएसए2 में जो है जो क्या कहते हैं बीएफडी का एरिया है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं आता, बहुत टिपिकल डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं आती। मैं इंशाल्लाह टाइम बचेगा तो मैं आपको उसका सबूत भी दूंगा इंशाल्लाह। आज हम अगर दिसंबर 23 और जून 24 का भी काम कर सके तो मैं जो है ना क्या कहते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले आप रिवाइज कर लें। अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, कि मैं इसके लिए मैंने अलग से एजेंडा रखा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बीएफडी एरिया को लोग ज्यादा घास नहीं डाल रहे हैं, ज्यादातर लोग एसपीएम एरिया पे जा रहे हैं, सीओसीजी पे जा रहे हैं। और बीएफडी एरिया पे मैं आपको बता दूं कि बहुत हैवी मार्क्स, मैंने एक एनालिसिस आज बनाया है कि दिसंबर 23 में आपकी सोच होगी, दिसंबर 23 में 50 से ज्यादा मार्क्स बीएफडी एरिया से हैं, बीएफडी परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स हैं। नॉर्मली 35 मार्क्स 33 मार्क्स आते हैं, जून 24 में भी 35 मार्क्स हैं, मगर दिसंबर 23 में बाकायदा एक पूरा सवाल 25 मार्क का, एक क्या कहते हैं पहले सवाल के 22 मार्क और तीसरे सवाल के 13 मार्क्स, ठीक है ना। तो ये सारा बीएफडी एरिया है, क्योंकि एग्जामिनर ने फील किया कि यार लोग इसको सही तरह नहीं करके जा रहे। कमेंट में ही बात की, मैं एग्जामिनर कमेंट नहीं पढ़ाऊंगा, वहाँ बात होगी। तो खैर, पहले आपने रिवीजन कर लिया, ये बात हो गई। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, आप आई कैप की एमएसए2 की बुक के सवाल देख लें, वर्कबुक के सवाल, ठीक है। और अगर आप आई कैप की वर्कबुक आपने कर ली है तो फिर आप ICW की किट देख लें, ठीक है, इसके सवाल देख लें। मगर ये जो सवाल आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व इन एग्जाम सॉफ्टवेयर प्लीज यार, सॉल्व इन एग्जाम सॉफ्टवेयर। एग्जाम सॉफ्टवेयर कैसे यूज होता है, हमारे पास पूरा मौजूद है, क्या कहते हैं हमारे पोर्टल पे, वरना हम आपको पब्लिकली भी अवेलेबल कर देंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है। इसमें काफी मेहनत ऑलरेडी हुई भी है, जब से सॉफ्टवेयर हुआ है तब से अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जो है सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करा रहे हैं लोगों को। तो सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल करना है वो कोई इशू नहीं है, हम उसको कोशिश करेंगे पब्लिकली भी अवेलेबल कर दें, और आप लोग चाहो तो खुद भी जो है ना क्या कहते हैं इसको कर सकते हो। अच्छा, एक बात और, कितने लोग ऐसे हैं जो एमएसए2 के सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो एमएसए2 के फुल फ्लेज सवाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फुल फ्लेज का मतलब होता है कि बुलेट पॉइंट नहीं बना रहे, ओरली सॉल्व नहीं कर रहे, प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं, जैसे एग्जाम में करना है, भले लिख के करो या सॉफ्टवेयर में करो, मुझे अभी इससे कोई मसला नहीं है, मगर प्रॉपर 100% जो एग्जाम में जितना लिखना तो हिसाब से कर रहे हैं। येस और नो में जवाब देंगे, जो लोग कर रहे हैं वो यस करेंगे, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो नो करेंगे। प्लीज है पार्टिसिपेट करें, ये सेशन आप लोगों के लिए। अमीर हमजा यस, काशिफ अब्दुल्ला अल्हम्दुलिल्लाह गुड, सायरा कर रहे हैं, अमीर हमजा कर रहे हैं, ठीक है। अरसलान अनीफ नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। इन्फिनिक्स नहीं कर पा रहे, अलवली सरवर ने कर दिया जी। आफाक नहीं कर पा रहे, आफाक अहमद, ठीक है। दो किए हैं आपने फुल, अभी तक नहीं, बहुत कम है अब्दुल समद, दो बहुत कम है, ठीक है। मैं इस पे बात कर लेता हूँ। रियान शाहिद, ये पे बात करता हूँ, नहीं फैज ने स्टार्ट नहीं किया है, सैफुल्ला ने स्टार्ट नहीं किया, फाद मंसूर ने स्टार्ट नहीं किया, नहीं देखें प्लीज, एक बात ध्यान में रखें। अच्छा, अब मैं अगली बात करने जा रहा हूँ। आपने एक पहला काम क्या करना है, सॉल्व इन एग्जाम सॉफ्टवेयर। सुनिएगा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। अब देखें, क्वालिटी पे फोकस करें, अब क्वालिटी क्वांटिटी पे फोकस ना करें, क्वालिटी पे फोकस करें। आपने एग्जाम सॉफ्टवेयर में सॉल्व किया, कहानी खत्म नहीं हुई। जो लोग यस करें मैं उनसे गुजारिश करूँ, जो लोग नो करें वो तो पहले सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करेंगे। जो लोग सॉफ्टवेयर में सॉल्व करें, मैं गारंटीज बता रहा हूँ, शायद मेजोरिटी लोग, आप लोग अगला काम नहीं कर रहे हो, शायद आप लोग मेजोरिटी लोग अगला काम नहीं करो। अगला काम क्या करना है, अगला काम सुन लो। बी, कंपेयर योर आंसर, कंपेयर योर आंसर विद सजेस्टेड सॉल्यूशन, कंपेयर योर आंसर विद सजेस्टेड सॉल्यूशन एंड राइट डाउन या टाइप, जो भी कह लें, मिसिंग पॉइंट्स। आपने 10 पॉइंट लिखे, उसमें से उसके और आपके 6 मैच हुए, मगर उसने 13 पॉइंट लिखे थे, तो जो आपके पॉइंट मैच नहीं हो रहे वो, और जो उसने एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं, इनको कहीं लिखें। इस चीज का मैं एक बड़ा प्यारा सा वर्ड यूज करता हूँ, जो बीएफडी मुझसे पढ़ चुके हैं उनको ये बात पता है मैं क्या कहता हूँ इसको, ये होता है हमारा मिस्टेक लॉग।
कितने लोग मिस्टेक लॉग बना रहे हैं? ये सोनो में जवाब दें जी। बदी जमीन मुजफ्फर, आप पुराने स्टूडेंट हैं, आपको ये टर्मिनोलॉजी पता है। कितने लोग वाकई मिस्टेक लॉग बना रहे हैं? ये सोनो में जवाब देंगे। मिस्टेक लॉग यानी कि आप कंपेयर करें अपने आंसर को सजेस्टेड आंसर से, और जो मिसिंग पॉइंट है वो लिख लें। मैं ये नहीं कह रहा कि उतनी डेप्थ में लिखें। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने अगर 6 पेजेस का आंसर लिखे तो अभी 6 पेजेस का लिखें। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने अगर एक चीज को बहुत ज्यादा बड़ा करके लंबा करके लिखा हुआ है, खामा खामा ड्रैग किया है, वो करें नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ रेलेवेंट पॉइंट। आप इतने समझदार हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, आप क्वालिफाई होने जा रहे हैं, आपको जांच है कि एग्जाम में उसने एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा पॉइंट कौन से लिखे थे जो मैं मिस कर गया हूं। कितने लोगों ने मिस्टेक लॉग बनाए हैं? जवाब दें। नहीं बनाए नो कर दें, मगर नो टाइप करें, ताकि आपको याद रहे कि हाँ यार, मैंने एक चीज पे नो कहा था सेशन में, अब मैं उस पर काम करूंगा। चैट के थ्रू पार्टिसिपेशन करें। देखें, ये पार्टिसिपेटिव सेशन आप लोग के लिए है। ठीक है, नहीं जो कोई मसला नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर कोई मसला नहीं, आप पार्टिसिपेट करें ताकि आपको पता चले। देखें, लॉग नहीं बनाया, वली सर्वर लॉग बनाना पड़ेगा। कंपेयर कर रहे हो, अच्छी बात, कंपेयर तो और कोई करता है, कंपेयर तो मैं भी करता हूं, मगर वो मैं दिमाग में करता हूँ। दिमाग में करता हूँ, नहीं, दिमाग में नहीं बनाना। काशिफ अब्दुल मजीद, मेरी बात समझ आ रही है? लड़के, तुम पुराने स्टूडेंट हो हमारे, बात को समझो तुम। लड़के, एमएससी2 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग बनाना, क्योंकि एमएससी2 में सब्जेक्टिविटी बहुत इन्वॉल्व है। हाँ, कुछ जगहों में आईकैप के सोल्यूशन में प्लस माइनस होगा, गड़बड़े होंगी, मगर वो मुझसे डिस्कस कर लेना भाई, जैसे अभी लोग मुझसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? प्लीज एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट ना भी हो, सिंपल, आपने दो काम करने हैं। आपने एक तो आईकैप के सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करना है, पूरा सवाल सॉल्व करना है, कंप्लीट सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से पूरी बात लिखनी चाहिए कंप्लीटली। ये नहीं कि बुलेट पॉइंट बना लिए, नहीं, कंप्लीट पेपर में बुलेट पॉइंट नहीं बनेंगे ना यार। और दूसरा काम क्या करना है कि उसको कंपेयर करके जो इशू इशू लॉग है या मिस्टेक लॉग है वो बनाना है, वो मिलाना है, क्योंकि आपको पता चले कि यार आप काम मार खा रहे हो। अगर कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट में मार खा रहे हो, बिग डेटा के सवाल अच्छे नहीं हो रहे, कॉर्पोरेट लॉ के सवाल अच्छे नहीं हो रहे, टैक्स का पोर्शन मेरा वीक है, तो यार फिर आप उस पर काम करोगे। डॉक्यूमेंटेड होगा ना तो काम करना आसान होगा, हवा में होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। क्लियर है ये बात हमें? तो रिवीजन अप्रोच हमने बात कर ली कि पहले आपने रिवीजन करना है, उसके बाद आपने आईकैप की वर्कबुक या आईसीडब्ल्यू की किट सॉल्व करनी है, और तीसरे नंबर पे आपने सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, आईकैप के MSA2 के पास पेपर्स करने हैं प्रॉपर टाइमर लगा के, विद प्रॉपर टाइमिंग, एग्जाम टाइमिंग के हिसाब से करना है। ठीक है, कम से कम 4 से 6 पेपर करेंगे, कम से कम 4 से 6 पेपर करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास टाइम है, ये नहीं बोलिएगा टाइम नहीं, आपके पास टाइम है। आपका पेपर ही आखिर में MSA2 सबसे आखिरी MSA2 है। ठीक है जी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? आगे बढ़े। अच्छा, अब नेक्स्ट, वर्कबुक की जगह पास पेपर कर लें। अगर टाइम नहीं है, किसी के ज्यादा पेपर है, तो वो फिर डायरेक्ट पास पेपर पे आ जाए, मगर मेरी ख्वाहिश है कि अगर वर्कबुक नहीं की तो कम से कम वर्कबुक देख लो यार, प्लीज यार। मैं डायरेक्ट पासवर्ड बोल सकता था ना यार, मैंने जानबूझ के बोला है। ठीक है, ये बात हो रही है लेक्चर वेक्चर लेने के बाद की बात हो रही है। अगर आप लेक्चर ले रहे हो तो टीचर को फॉलो करो, बहुत सारी चीजें टीचर ही करा देते हैं, हम ही करा देते हैं क्लास में, या जहाँ से ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। अगेन यहाँ भी वही काम करना है जो मैंने ऊपर कहा था, प्रिपेयर मिस्टेक लॉग एज अबव। ये मिस्टेक लॉग आपको बचाएगा आफ्टर कंपेयरिंग योर आंसर विद सजेस्टेड सोल्यूशन, आफ्टर कंपेयरिंग योर आंसर विद सजेस्टेड सोल्यूशन। रियान शाहिद ने एक बहुत अच्छी बात की थी, उससे मैं बात करता हूँ। सॉफ्टवेयर में कैसे सेव करते हैं वो सारी टेक्निक मैंने बताई हुई है। ठीक है, अच्छा एक सवाल रियान शाहिद ने किया था कि सॉफ्टवेयर के बाद कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है, वो चाह रहे हैं कि हम बता दें। सॉफ्टवेयर के बाद एक बात मैं बता दूं आपको, टाइम ज्यादा लगता है। मैं देखें, टाइम ज्यादा लगेगा, मुजफ्फर बिल्कुल लगेगा। ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा, बिल्कुल मैं मानता हूँ, बिल्कुल लगेगा, और लगना भी चाहिए, क्योंकि एक चीज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना यार, आपको आदत नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो धोखा खाते हैं, एक्सेल में कर रहे होते हैं तो हो जाता है काम। एक्सेल हमें आईकैप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सैफुल्ला, आईकैप के वर्कबुक के शुरू के 20 क्वेश्चन, बाकी तो पास से पर है। ठीक है, मैं कहूंगा कि रीसेंट अटेम्प्ट के कर लें अहमद, रीसेंट अटेम्प्ट अच्छी आई है, काफी काफी फ्लेवर मौजूद है, तो आई थिंक अब रिवर्स चलें, समर 24, विंटर 23, समर 23 एंड सो ऑन चलते जाएं। तो मैं कहूंगा पास पेपर इस तरह से करें, और सही है, फ्लेवर मिल जाएगा। तो अच्छा, अब एक चीज मैं क्या कह रहा था, मैं एक चीज में जहन से ना निकल जाए।
सॉफ्टवेयर का मसला सुन लें। सॉफ्टवेयर में एक मसला ये, जिन्होंने सॉफ्टवेयर देखा है उनको तो ये बात पता है, जिन्होंने सॉफ्टवेयर नहीं देखा मैं उनको बता रहा हूँ, जिन्होंने देखा है उनके लिए भी बात कर रहा हूँ। ऊपर एक वर्ड, MS वर्ड जैसा एरिया होता है या नोटपैड जैसी फाइल होती है, और नीचे MS एक्सेल जैसा एरिया होता है। अब ये, चूंकि मैं BFD एरिया भी फॉलो कवर कर रहा हूँ MS2 में, तो प्लीज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लें। जो एक्सेल वाला एरिया आप करते हैं, जो टेबल बना के वर्किंग वाला एरिया करते हैं, तो यहाँ जितने भी फॉर्मूले हैं ना, जो फॉर्मूले हैं, जो आप फॉर्मूले शो कर रहे होते हैं अपने एक्सेल में, वो फॉर्मूले यहाँ तो नजर आ रहे होते हैं, मगर जब ऊपर पेस्ट करते हैं ना, जब कॉपी करते हैं इसको, तो नजर आ रहे होते हैं, मगर जब आप पेस्ट करते हैं ना, तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये वैनिश हो जाते हैं। आप लोगों ने कभी ऐसा किया, वर्ड वर्ड में पेस्ट किया? बहुत सारे लोग एक्सेल पे काम करते हैं फर्म में, मगर क्या आपको एक्सेल वर्ड का आइडिया है कि अगर हम एक्सेल से कॉपी करके वर्ड में लेके जाते हैं तो फॉर्मूला गायब हो जाता है? पता है ये बात आपको? अगर हम एक्सेल से कॉपी करके वर्ड में लेके जाते हैं तो सारा फॉर्मूला गायब हो जाता है। यही इशू पेपर में भी होता है। तो अगर आप कोई वर्किंग कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया December 23 डेंसली कैलकुलेटेड कैलकुलेशन पूछ ली गई, नॉर्मली नहीं पूछता। December 23 में ना मैंने बताया, आप तकरीबन 50 मार्क्स से ऊपर BFD एरिया आ गया। ठीक है, वो अलग बात है। BFD एरिया में भी आधी कैलकुलेशन थी, आधी थ्योरी थी, कैलकुलेशन कम थी, मगर जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो इसका हल क्या है? हाँ भाई रेहान, इसका क्या हल है? इसका हल भी बता दो तुम। ये इशू तो बहुत अच्छा, बिल्कुल आपने जो है ना सही तवज्जो दिलाई कि इसमें इशू आता है कि आपको टेबल बनाते हो, वो टेबल जब ऊपर पेस्ट करते हो फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग हो जाती है, दैट्स अ गुड थिंग, बट फॉर्मूला नजर नहीं आता। तो इसका हल ये है कि आप कुछ वर्किंग शो कर दें, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी वर्किंग शो कर दें, ब्रैकेट में कोई वर्किंग शो कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैंने कल कल ही BFD के ग्रुप में एक बड़ी अच्छी सी वर्किंग शेयर की किसी ने, कि लेट से BFD की एक वर्किंग है, Air 1 2 3 4, लेट से Air 1 Air 2 Air 3 Air 4, लेट से सेल्स है, तो सेल्स की आपने पहली वर्किंग ब्रैकेट में शो कर दी कि कौन सी चीज किससे मल्टीप्लाई होके आ रहा है। फिर वेरिएबल कॉस्ट है, उसकी भी वर्किंग शो कर दी, कौन सी यहाँ ये वाली जो वर्किंग है ना, दिस वन, ये जो मैं बाद में बता रहा हूँ, ये वाली वर्किंग आपको हेल्प करेगी। यहाँ वर्किंग शो करना तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ वर्किंग शो करेंगे तो पेपर में टाइम निकल जाएगा आपका। मगर साइड में वर्किंग शो करने किसी एक चीज की, जैसे मिसाल करो भाई, जो वर्किंग होगी उससे आपकी ये और ये फिगर सामने आएगी, फिर आगे की फिगर तो उसी हिसाब से हो जाती है ना। तो कम से कम दिस वर्किंग शुड बी शोन, ये वाली वर्किंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वर्किंग, ये वर्किंग आप जरूर शो करें। मेरी बात समझ आ रही है? ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपने किया क्या है। ठीक है, ब्रैकेट में सारी फिगर, एड्स की फिगर्स की वर्किंग नहीं, ये आप नहीं कर सकते, यहाँ वर्किंग दिखाना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ये वर्किंग दिखा दें लेफ्ट में, ताकि प्रॉब्लम ना हो। चलिए, एक तो ये बात हो गई। पहला एजेंडा हमारा कंप्लीट हुआ जी, टाइम कम है कि मैं ये अप्रोच क्या होगी MS2 के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अब टाइम जो है ना वो मिस्टेक लॉग का है। एप्लीकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करनी है, सवाल से आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, उसी वक्त होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्टली नहीं हो सकेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाए, BFD एरिया इंपॉर्टेंट फॉर MS2। मैंने ये नोट किया है कि बहुत सारे लोग BFD एरिया को, मैंने जैसे देखा, घास नहीं डाल रहे। लेक्चर में भी मैंने देखा है कि लोग BFD परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया के वो नहीं दे रहे। सर फुरकान ने स्पेशली मुझे कहा कि यार सर आप इनको बोले बच्चों को वर्कशॉप में कि BFD एरिया को हल्का ना ले, क्योंकि पास पेपर्स में बिल्कुल जो है वो BFD एरिया आ रहा है, और कुछ जब कफा में ज्यादा आ रहा है। और मैंने जैसे अभी आपको बताया, मैं आपको अभी प्रूफ भी दूंगा। December 23 में मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो ये देखें, December 23 का पेपर है ये देखें, December 23 का पेपर है। आप लोग समझदार आदमी हैं, आप पता पकड़ लेंगे। इसमें आप देखिएगा BFD का एरिया कितना है, भैया देखिएगा वैल्यू, ये what each provider of finance would receive if it were forced into liquidation, कैलकुलेशन है 6 मार्क की कैलकुलेशन। फिर estimate the value of IVS ordinary shares if the reconstruction proceeds, 4 मार्क की BFD एरिया। evaluate whether the reconstruction is likely to be acceptable to each class of finance provider। अगेन मुश्किल वर्किंग नहीं है, मगर कैलकुलेशन। आप देख रहे हैं कितने मार्क्स हो गए, इधर ऐड करें इधर कितने मार्क्स हो गए। ये December 23 का पेपर मैंने आपके सामने खोला हुआ है अभी, विंटर 2020, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जरा ऐड करें इन तीनों मार्क्स को, 6 + 4 10, 10 और 4 10 और सॉरी 12 22। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा है, आगे नहीं है, आगे टैक्सेशन और बाकी चीजों से है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएंगे, ये पूरा सवाल BFD एरिया से। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट पढ़ाता हूँ आपको मैं। हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेंशन प्लान एंड विद रेफरेंस टू एप्लीकेशन एप्रोप्रिएट थ्योरी एक्सप्लेन वेदर डेट और इक्विटी इज रिकमेंडेड। कि BFD में भी थ्योरी आती थी सोर्स ऑफ फाइनेंस की। हाँ जी, सोर्स ऑफ फाइनेंस का एरिया कह दूं मैं, कितने मार्क का सवाल आया है सोना फाइनेंस का? 7 मार्क का सवाल है। अच्छा, अगला पार्ट, कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ ईच प्रोपोज टाइप ऑफ डेट फाइनेंस। कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, KD, यही होता है KD, एंड रिकमेंड विद जस्टिफिकेशन विच इज प्रेफरेबल इफ डेट वर टू बी चूजन फाइनेंस मेथड। अगर आपने डेट से ही पैसा करना है, जो ये भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कितने मार्क का? 10 मार्क का। कितने हो गए? 17 हो गए। रिकमेंड विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन जस्टिफिकेशन विच हैजिंग इंस्ट्रूमेंट। हैजिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा टॉपिक होता है BFD का?
ये भी सोर्स ऑफ फाइनेंस था, दूसरा वाला भी सोर्स ऑफ फाइनेंस था, मगर ये हेजिंग को क्या कहते हैं प्यार से? हाँ, एक वर्ड बता दो भाई, पार्टिसिपेशन कहाँ गई? कौन सा टॉपिक है ये बीएफडी एरिया का? हेजिंग कहाँ आता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क। हाँ, फॉरेक्स। फॉरेक्स, बिल्कुल बिल्कुल। लो जी, कितने मार्क का? पूरे 25 मार्क का सवाल हो गया ये बीएफडी एरिया से। 25 और 22, ऊपर 47 हो गए। ऊपर भी था ना यार, ऊपर वापस दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो। वॉट ईच प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस वुड रिसीव, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस वुड रिसीव वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। सही है ना? वेदर दी इवेल्युएट, इवेल्युएट मीन वैल्यू निकालो। तो 22 और 47 ही होगा। क्वेश्चन 3 में भी आ जाओ। लो, 3 में भी कसर नहीं छोड़ी इसने। मैं ये आगे खोल रहा हूँ आपकी, ताकि ये देखो, रेशियो वेशियो दिए हुए हैं। रेशियो वेशियो दिए हुए तो समझ जाओ किस चीज का सवाल होगा ये। हाँ, रेशियो वेशियो दिए हुए किस चीज का सवाल होगा ये। पार्टिसिपेट करें। रेशियोज कहाँ यूज होते हैं? MSA 2 आप लोग अभी पेपर से 1 महीना पहले हो, तो मुझे पता है कि आपको पता है ये सारी बातें। बिल्कुल सही है समीर मुजफ्फर, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, परफॉर्मेंस एनालिसिस। सही है ना? ये लो जी, देख लो। इन सो फार इंफॉर्मेशन, इन सो फार एज द इंफॉर्मेशन परमिट इवेल्युएट द परफॉर्मेंस। इवेल्युएट द परफॉर्मेंस कितने मार्क का सवाल है जी? 8 मार्क का सवाल है। तो दूसरा वाला नहीं है, तीसरे वाला नहीं है, लास्ट वाला। Recommend with justification which method of managing working capital would be most appropriate to manage short term cash flows। वर्किंग कैपिटल भी बीएफडी का एरिया, बीएफडी एरिया नहीं मानते, मगर मैं बीएफडी के एरिया के साथ करा देता हूँ। ये एरिया ऐसा है जो पहले बीएफडी में था, अभी कैप 6 एमएफए में चला गया। बीएफडी में थोड़ा सा है लिक्विडिटी और क्रेडिट रिस्क के अंदर। आप देखें कितने मार्क है, 8 मार्क और 5 मार्क। 8 मार्क और 5 मार्क, कितने मार्क हो गए? 13 मार्क। अब आप जरा हिसाब लगाएं कितने मार्क का बीएफडी एरिया आ गया। ईमानदारी से बताएं कितने मार्क का आ गया? 13 मार्क। एक ही पेपर की बात हो रही, 25 मार्क्स। 25 और 13 कितना होता है? 38। 38 और 22। ओ माय गॉड। लो, लो भाई, कितने मार्क का आ गया? अब आप मुझे बताएं, आप में से कोई ऐसा था जो दिसंबर 23 में बैठा था? मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा इस बार, मगर आप में से कोई ऐसा है जिसने दिसंबर 23 का पेपर दिया हो? कोई है? में से लाइव सेशन में काफी लोग माशाल्लाह आए हुए हैं। ओहो, और कोई है? आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, नाम नहीं लूंगा इस बार। कोई और है? ओ, आप भी हैं? और ठीक है। ओके। ओके, काफी लोग हैं यार। तो आप लोग मुझे ईमानदारी से बताएं, दिल पे हाथ रखे, कि आप लोगों ने 60% टाइम दिया था बीएफडी एरिया को प्रिपरेशन करते हुए? कितने परसेंट टाइम दिया था बीएफडी एरिया को? मतलब अगर मैं लेट से बीएफडी एरिया के ऊपर मेहनत करने की बात करूं, तो 100%, 100% अगर आपने एफर्ट किया है, तो उसमें से कितना परसेंट आपने बीएफडी एरिया पे एफर्ट किया था? जिन्होंने लेक्चर लिए थे वो लेक्चर कितने परसेंट लिए थे, और जिन्होंने खुद मेहनत करनी उन्होंने कितने परसेंट की थी? ईमानदारी से बताइएगा। 25% कह रहे हैं एक साहब, 10 से 15% कह रहे हैं दूसरे साहब। बीएमएस को ज्यादा टाइम दिया था, अप टू 35 दिया था अदील, चलो गुड। और 10 से 20% दिया था आपने, और बाकी लोग बताएं। तो अब यार देखें, मैं आपको बताऊं, एवरेज 30 से, अच्छा आई कैप की ग्रेड तो देखी है ना आपने? आई कैप की ग्रेड क्या कहती है? थोड़ी ग्रेड चेंज हो गई है। मैं आपको आई कैप की ग्रेड भी दिखा देता हूँ। ये देखें आई कैप की ग्रेड। यार आई कैप की ग्रेड खुद कह रही है 35 से 40 मार्क्स का आएगा। तो यार कम, हम इतना भी एफर्ट नहीं करते। मैं सीरियस बता रहा हूँ, ईमानदारी से बताऊँ, मेरा पेपर है ना यार। सर फुरकान और मैं यही बातें कर रहे होते हैं अक्सर, के यार बच्चे जो है ना, ये 100% कवरेज करके नहीं जा रहे। उन्होंने इसीलिए मुझे बोला कि यार इसको आप हाईलाइट करना। मैंने कहा ठीक है, मैं स्टैट्स के साथ बात करूंगा, स्टैट्स के बगैर बात नहीं करूंगा। तो आप देखो, ये आपकी ग्रिड है। ग्रिड खुद कह रही है कि यार आपने कितने परसेंट वेटेज है इसकी? 35 से 40% वेटेज है, और कभी ये बढ़ के 60 भी हो गया। तो यार इस पे ना प्लीज मेहनत करिएगा। अब मैं आपको बगैर टाइम देना, क्योंकि टाइम कम है, सर फुरकान की भी मुझे जो है स्टार्ट करनी है चीजें। तो मैं आपके सामने वो एरिया रख रहा हूँ, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं बीएफडी के हैं एरियाज, मगर MSA 2 में आ सकते हैं, ठीक है। मैं वो एरिया आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ठीक है। वो देख लें जल्दी से, जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपको आने चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं मेन कोर एरियाज लिख रहा हूँ, मगर बाकी एरियाज को ये नहीं है कि नहीं पढ़ना। बीएफडी एरियाज, परफॉर्मेंस मेजरमेंट तो है ही है। MSA 2 इंपॉर्टेंट इन एवरी अटेम्प्ट। ये दिसंबर 24 के लिए भी होगा, और उसके बाद अगर कोई पढ़ रहा होगा उसके लिए भी होगा। सबसे पहले तो आप रखें सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है जी। इसके अलावा सोर्स ऑफ फाइनेंस समझते हैं, डेट वर्सेस इक्विटी। ये बहुत आता है, हर दूसरी तीसरी अटेम्प्ट में आ जाता है। अभी ये विंटर 23 में मैंने आपको दिखाया। अच्छा, समर 24 में भी अगर मुझे कहते हो तो मैं दिखा देता हूँ। समर 24 में भी 35 मार्क का सवाल आया हुआ है, 35 मार्क का बीएफडी एरिया आया हुआ है। मैं बोलो तो दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 का, ये तो मैंने दिसंबर 23 दिखाया ना, सॉरी, 1 मिनट के लिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ ना। ये समर 24 बराबर में ही है।
एक मिनट के लिए ये भी देख लो यार, ताकि तसल्ली हो जाए कि भाई सर जो बातें कर रहे हैं वो वाकई सही बातें करें। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1B, न्यू रिकमेंड एंड जस्टिफाई न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर for KO. Should it invest in the new palm oil business and discuss whether it would be worthwhile for KO to take the tax incentive? तो इसमें प्रोवाइड सपोर्टिंग कैलकुलेशन, तो 16 मार्क था, इसमें 8 मार्क की भी चले आप कैलकुलेशन लगा लें, 8 मार्क की भी कैलकुलेशन लगा लें चले। फिर उसके बाद अल्लाह भला करे, टू का ए टू का ए देखें, इवेलुएट द फाइनेंशियल देखें, ये देखें फाइनेंशियल नॉन, ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट बहुत आज, कितने मार्क का सवाल है? 12, डी मर्जर से बताना। डी मर्जर आपको होता है BFD का एरिया, ठीक है। ये हो गया, कितने मार्क्स हो गए? 12 ऊपर और 8 20, तो यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ये लो भाई, 3 का एसेस बोथ दी परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ दी पोटेंशियल एक्विजिशन फ्रॉम अ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। 8 मार्क का सवाल ये हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्किंग कैपिटल का सवाल आया हुआ है 5 में, तो 20 मार्क ऊपर से, 5 मार्क और 8 मार्क ये हो गए, तो 33 मार्क्स, वही 35 से 40 की ग्रेड बन रही है। तो देखें यार प्लीज, मैं बार बार ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन थोड़ा सा कर लें तरीके से, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये जब प्रैक्टिस भी करें तो ये ना हो कि BFD के सवाल आसान लग रहे हैं छोड़ दी, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था BFD में तो मैं अभी छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं करिएगा। अच्छा, इसके अलावा BFD एरिया तो नहीं है ये, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। वैसे BFD में भी ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट आया है लास्ट टाइम पेपर में, पता है आपको? समर 24 में जिन्होंने BFD अभी रिसेंटली पास किया है उनको ये बात पता है कि ये BFD में भी आ चुका है। खैर, 1 का C भी था फॉरेक्स, अच्छा सॉरी मैं मिस कर गया हूँ। 1 का C फॉरेक्स था, ओके, मैंने शायद क्या कहते हैं जल्दी में देखा नहीं। अच्छा, तीसरे नंबर पे मैं आपको कहूंगा कि आप इसको रखें, ये जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को, बिजनेस वैल्यूएशन बल्कि इनफैक्ट, ये नेट स्ट्रीट वैल्यूएशन और फ्री कैश फ्लो मेथड। उसके बाद आप मर्जर एंड टेक ओवर्स रख सकते हैं, उसके बाद आप फॉरेक्स रख सकते हैं। अच्छा, एक मैं अच्छी न्यूज़ आपको बताऊं, अच्छी न्यूज़ ये है कि ये जो भी एरिया पूछा जाएगा ना, ये कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा जाएगा। ये BFD के जो बहुत डिफिकल्ट तरीन सवाल होते थे ना, उस तरह के सवाल नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होने का, ऐसा नहीं होने का। तो ये टेंशन नहीं लीजिएगा कि यार मुझे को बहुत BFD के टेक्निकल सवाल सारे सॉल्व करने, नहीं नहीं नहीं, बस कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, आपको सेंस होनी चाहिए, आपका रिवीजन तगड़ा होना चाहिए, आपकी नजरों से गुजरा होना चाहिए आपका रजिस्टर, SPM में आपकी समरी, तो आपका काम हो जाएगा। फॉरेक्स, इसके अलावा वर्किंग कैपिटल का एरिया ऐसा है, ये नोट भी करते जाएं आप लोग, मैं फॉलो या स्नैप वगैरह ले लें जो भी है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एरिया भी देख सकते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस का एरिया है इंपॉर्टेंट। मगर ये मतलब नहीं है बाकी एरिया को नहीं पढ़ना आपने। लीजर बोरो एसिड रिप्लेसमेंट भी आया हुआ है, आपको पता है? लीजर बोरो एसिड रिप्लेसमेंट भी आया हुआ है, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, APB आया हुआ है। तो ये तो मेन एरिया है। और जो अदर एरियाज हैं जो आपको आने चाहिए, अदर एरियाज क्या बच गए? APB, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू होता है ना। वर्किंग कैपिटल का लेक्चर ओपन कर दूं मैं? चले ओपन कर देंगे अपने पास। काशिफ मुझे मैसेज कर देना, मैं वर्किंग कैपिटल का लेक्चर ओपन करवा देता हूँ। अब आप बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा यार, अच्छा ये ना ग्रुप ज्वाइन कर लो आप लोग, इस ग्रुप में हमारी वो आती रहती है अपडेट्स, ठीक है। ये यार ये आप लोग जो है ना, ये मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, और किसी को ये लिंक चाहिए हो तो मुझे बाद में कोई रिकॉर्डिंग देख रहा हो कभी, तो मुझे नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली भेज दूँगा, ठीक है। तो ये ग्रुप ज्वाइन करना, मैं यहाँ पे ये जो ये एक सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस वाला एरिया भी ओपन कर देता हूँ सबके लिए, चलो इंशाल्लाह 2-4 दिन में, और ये वर्किंग कैपिटल का एरिया भी 2-4 दिन में ओपन कर देता हूँ, ठीक है। BFD के होंगे लेक्चर्स, पहले ये BFD में होता था ना, मगर अब BFD में हट गया है, BFD से तो इस वजह से बच्चों को परेशानी हो सकती है। बट आई विल ट्राई कि मैं ओपन कर दूँ, थोड़े ज़्यादा लेक्चर होंगे, थोड़ा सा आपको फिर सही ना देख जो है ना देखना होंगे, अगर बिल्कुल भी वर्किंग कैपिटल नहीं आता तो, ठीक है। तो ये आप लोग ज्वाइन कर लो, इस पर इंशाल्लाह जो है ना मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट यार, अच्छा जी, हाँ,
नेक्स्ट। Recording in progress. रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, तो हम अभी फिलहाल साइड पे करते हैं। खैर, अच्छा, अब अदर एरियाज और कौन से हैं मुझे बता सकते हैं? चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें आप लोग। हम्म। और कौन से एरियाज हैं जो आपको लगता है आपने देखे हैं पास से पर्स में? जी। एक मिनट, एक मिनट, आप लोगों के चैट मुझे नहीं मिल रहे थे, अब मिलेंगे चैट आप लोगों को। सॉरी। हाँ जी, चैट के थ्रू मुझे बताएं जरा प्लीज। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, ये तो मैंने लिख दिया ना यहाँ पे। और पोर्टफोलियो थ्योरी। पोर्टफोलियो थ्योरी नहीं आता, ये मजेदार बात है, अभी तक नहीं आया। अभी ये पता नहीं एग्जामिनर की चाल है क्या है। अभी पूछ रहे डिविडेंड पॉलिसी, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन के अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने नहीं डाला, डाल दिया था वो तो, मैंने वहाँ डाल दिया था। ठीक है, इसके अलावा एमएम थ्योरी, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी नहीं होती थी, हल्की फुल्की थ्योरेटिकल में पूछ सकता है। इसके अलावा लीज ऑफ बोरो पे सवाल आया हुआ है। लिमिटेड कैपिटल राशनिंग, लिमिटेड, ज़्यादा डिटेल नहीं। ठीक है ना, इसके सवाल भी पास में देखने को मिले। और ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं, नहीं नहीं काशिफ, ट्रांसफर प्राइसिंग पहले होता था, अब नहीं आता। मैंने अभी नहीं देखा। और बिल्कुल बीएफडी में नहीं पढ़ा हुआ, तो वो आपको सायरा, मैंने आपको कहा ना ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक मैंने शेयर किया था ना अभी। तो मैं उस ग्रुप पे अपने पोर्टल का लिंक वो वाला दे दूंगा, जिससे आप लोग वो वाले लेक्चर ओपन फॉर ऑल कर देंगे, तब आसानी से देख सकेंगे। ठीक है, हम ऐसा कर लेंगे कि आपके लिए वर्किंग कैपिटल लेक्चर आप सबके लिए ओपन फॉर ऑल हो जाएंगे, जो लोग सेशन में या जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो ग्रुप ज्वाइन कर लें आप। ग्रुप का लिंक आ गया ना आप लोगों के पास? मैंने चैट के थ्रू भेजा था अभी सबको, वापस भेज देता हूँ ये लिंक। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कहते हैं, आई थिंक मैं समझता हूँ कि चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, और इसको जरूर देखिएगा। 35 से 40 मार्क्स एज पर ग्रेड, और मैंने आपको जैसे विंटर 23 बताया, तो उसमें 60 मार्क्स तक कवर हुआ है। अच्छा, अब जल्दी से एग्जामिनर कमेंट जल्दी से देखेंगे, टाइम कम है हमारे पास, और फिर उसके बाद समर 24 और विंटर 23 पे बात करके हम जो है वो अपने इस वाले एरिया को एंड करेंगे। अच्छा जी, ये देखें ज़रा प्लीज़ एग्जामिनर कमेंट्स। विंटर 22 से मैं स्टार्ट करूंगा आई थिंक एग्जामिनर कमेंट्स के लिए। आपके पास स्क्रीन चेंज हो गई होगी। रिवीजन इन एरियाज की बस एक रिवीजन क्लास। असल में मैं रिवीजन क्लास तो रख दूं, मगर मैं बताऊं, नहीं क्लासेस नहीं लेनी है, अल्लाह क्लासेस नहीं लेनी है आयशा, आई थिंक आप मिस कर गए हो। देखो क्लासेस नहीं लेनी है, मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने शुरू में लिखा था कि आप क्लासेस नहीं लो इनकी, इनकी जो है ना, आप कहाँ से करो, अपना रजिस्टर से रिवाइज। असल में मैं तो करा दूं 2 घंटे 3 घंटे लगा के, मगर वो 2 3 घंटे में भी ऐसा होगा, बस हो गया, बस ऊपर ऊपर से गुजर गुजर गया। वो कहते हैं ना, बस आप ये कह रहे हो कि सब हक है, सब सच है, सर ने बिल्कुल सही कहा, मगर मैं ये भी नहीं चाहता ना कि बिल्कुल बस ऊपर से गुजर जाए। भाई अब कुछ फॉर्मूले हैं, वो तो जहन में बिठाने पड़ेंगे ना। वो जब तक 2 4 कैलकुलेशन करके आप कैलकुलेटर नहीं चलाएंगे, तो आपका हाथ सेट नहीं होगा। आप मेरा पॉइंट समझे ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रजिस्टर के अंदर आपने कोई ना कोई सवाल तो किए होंगे ना, वो जब आप ओरली सॉल्व करेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगी। मेरी क्लास में कराने रिवीजन कराने से आपका स्किल रिफ्रेश नहीं होगा, क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं रहोगे, आप तो सिर्फ सुन रहे होगे, वो तो आपको वैसे ही आता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इसकी रिवीजन क्लास से ज्यादा आपका अपना रिवीजन जरूरी है। मगर उसके लिए डेडिकेटेड रिवीजन ये नहीं हो कि पहला पूरे महीने बीएफडी एसपीएम की पढ़ते रहे और एमएसडब्ल्यू की जो प्रैक्टिस है वो रह जाए, ये बस मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनर कमेंट्स में बात करने जा रहे थे। चलें जी, विंटर 22 से मैं स्टार्ट करूंगा एग्जामिनर कमेंट्स। आप लोगों के सामने एग्जामिनर कमेंट्स की स्क्रीन आ चुकी है। अच्छा जी, एग्जामिनर साहब क्या फरमा रहे हैं एग्जामिनर कमेंट्स में? वो कह रहे हैं जी 46% पासिंग। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं, ईमानदारी से बताएं पहले मुझे, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वाकई एग्जामिनर कमेंट्स एमएसडब्ल्यू की पढ़ी है? यस और नो में जवाब देंगे। जिन्होंने पढ़ी है वो यस करेंगे, नहीं पढ़ी वो नो करेंगे, मगर जवाब हर कोई दे प्लीज यार। नहीं, कोशिश करें रेहान के वो ब्रैकेट में दिखा दें, जो कैलकुलेटर में टाइप करें वो दिखा दें। जिन्होंने एग्जामिनर कमेंट्स को अभी तक रेफर किया, एमएसडब्ल्यू से रिलेटेड बात हो रही है, वो यस कह दें, और जिन्होंने अभी तक रेफर नहीं किया एग्जामिनर कमेंट्स को, वो नो कर दें। प्लीज पार्टिसिपेट करें यार जरा प्लीज। ठीक है अदील, ठीक है जनीस तारिक, ठीक है फ़हीम, ठीक है आयशा खान,
समीर मुजफ्फर ओके, आफाक ओके, रमील शफकत ओके, और ठीक है। और मैं ये आप लोग के आंसर नहीं पढ़ रहा, मगर इट्स गुड के आप लोग पार्टिसिपेट करें, और बाकी इतने सारे लोग हैं यार, जरा पार्टिसिपेट करें। एग्जामिनर कमेंट्स आपको पढ़ने चाहिए हैं। ज्यादातर नो आ रहे हैं मेरे पास आंसर, कुछ लोग यस भी आ रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, माशाल्लाह, दैट्स गुड। ठीक है, यस दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, अब आप एक चीज और की आपने एग्जामिनर कमेंट्स, ये देखें कितने परसेंट पासिंग परसेंटेज है, मुझे बताएं, अच्छा है बुरा है? एक तो आपको मोटिवेट कर रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे आपको मोटिवेट कर रहा हूँ मैं आपको। ये पासिंग परसेंटेज को देख के बताएं 46% अच्छा है बुरा है? मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा है। ओ भाई, सी फैप में नहीं आ रहा, बीएफडी का 40 में मैं देख, पता नहीं कब से कब मैंने देखा था, लास्ट दिसंबर 20 में देखा था मैंने बीएफडी का 49%। उसके बाद से 30 के आसपास ही घूम रहा है, लास्ट टाइम जो 25% आया बीएफडी का रिजल्ट पूरे पाकिस्तान में। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ, एग्जामिनर कमेंट में परसेंटेज लिखी होती है। सी फैप के मुकाबले में बहुत बेहतर है, एमएसए 1 का तो और बेहतर है, वो तो 60% पे चले जाता है। तो यार ये इतना बड़ा मोटिवेटर नहीं है आप लोगों के लिए पेपर निकालने के लिए। पहले एमएसए 2 का पासिंग परसेंटेज बहुत कम होता था, देखो 35 था पहले, देख रहे हो? उसके बाद से कम नहीं हुआ। द पासिंग परसेंटेज इन दिस सेशन हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज टू 46% एज कम्पेयर टू 35%। पहले 35% होता था और अब 46 हो गया। अच्छा, एक और चीज यार, एग्जामिनर कमेंट में एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है यार, पार्ट वाइज वो आपको बता रहा है, पार्ट वाइज वो आपको बता रहा है। ये देख रहे हैं, पार्ट वाइज आपको बता रहा है। क्या चाहिए आपको यार, और क्या चाहिए मुझे बताएं, और क्या चाहिए? अच्छा, एक और ट्रेंड जो मैं अक्सर बताता हूँ, वो नोट कर रहा होता हूँ, ये भी ये पेपर में होता है, आप लोगों के साथ ईमानदारी से बताइएगा कि जो पहला सवाल होता है वो आप बहुत असल असल तसल्ली से और बहुत तमीज से करते हैं, जिसे कहते हैं। ऐसा है नहीं है, जो पहला पार्ट करते हैं आप सवाल का, वो बहुत अच्छे से करते हैं। ये मैं अक्सर सेशन में बात करता हूँ। ये देखिए, कितने परसेंट है पहले सवाल का पासिंग परसेंट? 76। टू हाई यार, टू हाई। 70 का मतलब है तकरीबन हर बच्चा ही पास कर गया इस पार्ट को। मगर अच्छा, सेकंड का भी 70, अभी पेपर शुरू हुआ है, जोश। मगर जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ट्रेंड गिरता जा रहा है। ऐसा है नहीं है, गिरता जा रहा है। तो 2 में भी यही हुआ, पहले कितना है स्टार्ट में 47। आपने पार्ट शुरू किया, सवाल शुरू किया, आपने कहा जबरदस्त, ओपनिंग पार्टनरशिप बेहतरीन लग गई आपकी, स्टार्ट बहुत अच्छा हो गया। मगर क्या हुआ आगे, क्या होता है फिर, टाइम कम पड़ने लगता है, टेंशन बढ़ने लगती है, बेचैनी होने लगती है, बुरे ख्याल आने लगते हैं कि पता नहीं सवाल के चक्कर में टाइम तो नहीं कम पड़ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो तो यही चीज मैं आपको, या क्वेश्चन 3 में भी देखें कि पहले में 45, फिर देखें क्या हुआ, ऐसा ऐसा गिर गया। तो एक और चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें, कंसिस्टेंसी का ख्याल रखें कि शुरू में आपकी राइटिंग भी अच्छी हो रही होती है, और फोकस भी होता है, ध्यान भी अच्छा होता है, मगर आगे के पार्ट में आहिस्ता आहिस्ता राइटिंग भी खराब होने लगती है, ध्यान भी बटने लगता है। आप देखें उसके बाद 76 कभी टच नहीं हुआ इस पूरे सवाल में। ठीक है, कुछ सवाल मुश्किल भी होंगे, सेम फॉर एयर एज वेल। क्वेश्चन 2 में 47% पासिंग परसेंटेज फिर कभी नजर नहीं आया। अगले पार्ट में बहुत खराब आ रहा है परसेंटेज, देख रहे हैं आप? और 3 में भी यही हो रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो देखें, ये एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इसकी कमेंट वो पढ़ें क्या कह रहा है ये कमेंट्स में क्या कह रहा है। कमेंट्स में कह रहे हैं द पासिंग परसेंटेज इन दिस सेशन was significantly increased to 46%. ठीक है, गुड परफॉर्मेंस was noted in question that required numerical working, whereas performance in the question related to ethics and taxation were below average. अच्छा जी, टैक्सेशन का एरिया जो है ना, ये देख लेंगे, वो कह रहा है कि अच्छा नहीं हो रहा। एथिक्स और टैक्सेशन का एरिया वो कह रहा है अच्छा नहीं हो रहा। इस एरिया को मैं समझता हूँ सही तरह देखने की जरूरत है। बात समझ रहे हैं? ये एरिया जो है आप देखें, ये लाइन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कह रहे हैं जी? पार्ट पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। टेक्स्ट हमेशा पासिंग वो होता है, ये तो मैं अभी आपको कमेंट में दिखाऊँ बताऊंगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आयशा, ऐसा ही है। अच्छा, मार्क्स वाइज, अच्छा देखें प्लीज यार, इसको ब्लेसिंग एंड डिसगाइज लें। इट्स अ वेरी गुड, जिसे कहते हैं ना कि एफर्ट फ्रॉम एग्जामिनर, के एग्जामिनर आपको स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि कहाँ आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं और कहाँ कम आ रहे हैं, किन पार्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बच्चा और किन पार्ट में खराब परफॉर्म कर रहे हैं। प्लीज पार्ट वाइज अपडेट वो करिएगा, बिल्कुल। टैक्सेशन के लिए मैं यही कहूंगा कि मसला ये टैक्सेशन का प्रिडिक्टेबल नहीं है कुछ भी। कभी कुछ तैयार करके जाते हैं बच्चे तो वो कुछ और पूछ लेते हैं, कभी कुछ और तैयार करके जाते हैं तो वो कुछ और लेके आ जाता है। ये बड़ा मसला है टैक्सेशन में। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप वो कर लें,
क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, वो कर लें कि रिवीजन कर लें जो चेंजेस आएंगे खास तौर पर। ठीक है ना, सही है ना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड एग्जामिनर कमेंट्स पे। दूसरा वाला एग्जामिनर कमेंट कौन सा है जी? विंटर 22 या समर 23 देख लेते हैं। समर 23 में क्या हुआ जी, याद रखिएगा 46 था पहले, 46 से कम हो गया, 40 हो गया जी। 40 हो गया, वो कह रहा है जी 40% पे आ गया पासिंग परसेंटेज आपका। ठीक है, गिर गया है, मगर फिर 40 अगेन नॉट बैड यार, 40 बहुत बहुत बेहतर है। इतने सारे सीफैब के पेपर्स हैं जहाँ पे ये ख्वाब ही है, 40% है नहीं है, मुझे ईमानदारी से बताएं। है ना, ऐसा है नहीं है, कितने सारे सीफैब के पेपर हैं जहाँ 40% तो एक ख्वाब से कम नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देखें आप, अगर गौर करें क्वेश्चन वाइज देखें अगर, तो ये क्या कह रहा है जी, पासिंग परसेंटेज जो है वो गिरा है। सही है ना, डिक्रीज हो गया पासिंग परसेंटेज। और हाउएवर इट रिमेन्स अबव द एवरेज ऑफ लास्ट 5 सेशन। अभी भी कह रहा है 40% बुरा नहीं था। इन दिस सेशन अ वीक परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन द बिजनेस वैल्यूएशन एंड रिलेटेड बिजनेस डिस्पोजल टेक्निक। ये एरिया कौन सा है जो मैं कह रहा था लोग अक्सर सौतेला सलूक कर रहे हैं आजकल? सौतेला सलूक कर रहे हैं बीएफडी का एरिया, कि इस पे लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। आगे कह रहे हैं कि जी दिस वाज पार्टली एंड दिस वाज पार्शियली ऑफसेट बाय बेटर परफॉर्मेंस इन क्वेश्चन रिलेटेड टू एथिक्स एंड टैक्सेशन। अच्छा, इस सवाल में टैक्सेशन अच्छा आ गया इस पेपर। नॉर्मली टैक्सेशन जो है वो बुरा आता है, मगर इस सवाल इस पेपर में कह रहे हैं टैक्सेशन अच्छा हो गया। तो अगेन मैंने कहा ना, टैक्सेशन का भरोसा नहीं है। अगेन क्वेश्चन वाइज कमेंट्स अवेलेबल है, क्वेश्चन वाइज कमेंट्स अवेलेबल है। प्लीज यार, ये क्वेश्चन वाइज कमेंट्स मतलब पासिंग परसेंटेज अवेलेबल है, तो इसको जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है। अच्छा, ख्याल रखिएगा 46 था, पहले 35 था, 35 था, फिर कितना हो गया था 35, फिर 46 हुआ था, और अब 40 हो गया। याद रखिएगा 35, 46 और 40। अच्छा, अब आते हैं विंटर 23, कितना हो गया जी 42, बेहतर हो गया। अगेन वेरी गुड पासिंग परसेंटेज यार। तो बहुत अच्छी चांसेस हैं कि आप लोग एक अच्छी तैयारी करो और अपने क्वालिफिकेशन के चांसेस को इंक्रीज करो। खुदा ना खाता किसी के और ज्यादा पेपर दें तो कम से कम वो केस स्टडी पेपर को एग्जाम करा ले यार, एमएससी 2 की बेसिस पे। पासिंग परसेंटेज बहुत बेहतर है, 42%, अगेन इंप्रूव हुआ है जी। अच्छा, आगे इसमें कहा है वीक परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व इन द एरिया ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। अगेन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट ही कौन सा एरिया है? अब इशू क्या है कि देखें, बीएफडी एरिया में कहीं ना कहीं बंदा मार खा रहा है। लास्ट पेपर में भी बंदे ने बीएफडी एरिया में मार खाई थी, इस बार भी उसने टैक्सेशन और बीएफडी एरिया में मार खाई। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फॉरेक्स का एरिया होता है, फॉरेक्स का एरिया अच्छा नहीं हुआ। हालांकि वो कह रहे हैं कि अच्छा कहाँ हुआ, हाँ कंपेरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस इन द क्वेश्चन रिलेटेड फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये भी मेरा ही एरिया है। अब देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, आर या पार हो रहा है, आर या पार हो रहा है। नहीं आयशा खान, आप वो काम कर रहे हो मिस्टेक लॉग, पहले मुझे ये बताएं आयशा खान। आप मिस्टेक लॉग बना रहे हो जो मैंने आपको बताया था हर सवाल का, यस और नो में जवाब दें आप। ठीक है, आपका पेपर काफी टाइम से रुका हुआ है, मगर ये मुझे जरा फीडबैक दें। देखें ना, अब आप, आपको पता होना चाहिए ना कि आप क्या गलती कर रहे हो। क्या ख्याल है? नहीं, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन वाइज मिस्टेक्स ऑब्जर्व, क्वेश्चन वाइज मिस्टेक्स उन्होंने बताई हैं, वो आप फिर पढ़ लेना खुद से। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें अगेन इसमें भी यही हुआ है, कुछ सवाल ऐसे हैं इसमें 2% बच्चा पास हुआ है। ओह माय गॉड, विंटर 23 का 1F, इसमें 2% बच्चा पास हुआ, ये कौन सा सवाल है? ये टैक्सेशन का सवाल है। ठीक है। 2C में 6% बच्चा पास हुआ। ठीक है, 2C में 6% बच्चा पास हुआ है, माशाल्लाह। ये इसका आई थिंक फॉरेक्स का सवाल था जो भी मैंने दिखाया था। और ये बहुत कम होता है वैसे ऐसा, मगर उसके बावजूद आप देखें ओवरऑल पेपर कितना है, 42%, विच इज नॉट बैड। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और एग्जामिनर कमेंट देखते हैं, फिर हम आगे जाएंगे दिसंबर 23 और उस पर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं जी, पासिंग परसेंटेज 42 मेंटेन हो गया। अच्छा, अब आप पासिंग परसेंटेज की क्या हमारे पास तरीका क्या क्या रहा? 35 था पहले, आई थिंक 2022 के समर में। ठीक है ना। फिर विंटर 2022 में ये था 46, विंटर 22 में। फिर समर 23 में ये था कितना, 40। फिर विंटर 23 में था ये 42, और समर 24 में भी है 42। अब आप मुझे इसको देख के बताएं, पिछले 4 अटेम्प्ट का खास तौर पे एवरेज क्या बन रहा है, बल्कि आप इसको भी मिला लें अगर एवरेज में, क्या आ रहा है एवरेज, बताएं। सही कह रहे हैं अनीस, बिल्कुल सही है। तो मुझे खुद बताएं ईमानदारी से, ये एवरेज जो है अच्छा है बुरा है? क्या आ रहा है एवरेज? 40 आ रहा है, 40 प्लस आ रहा है?
ईमानदारी से बताएं एवरेज कैसा है ये, हालांकि एग्जाम सॉफ्टवेयर में पेपर हो रहा है। ये भी ध्यान में रखिएगा, 4 अटेम्प्ट से एग्जाम सॉफ्टवेयर में पेपर हो रहा है, मगर आप देखें 4 अटेम्प्ट से रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार आप एक तसल्ली रख लें कि अगर हम एक अच्छे लेवल पे रिवीजन करेंगे, जो मैंने आपको बातें बताई रिवीजन के लिए जरूरी हैं, अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह पेपर निकलेगा। जनरल कमेंट्स पढ़ लें। द पासिंग परसेंटेज इन दिस सेशन रिमेन कांस्टेंट, ठीक है जी, प्रीवियस से सेम रहा इन दिस सेशन। वीक परफॉर्मेंस ऑब्जर्व इन द एरिया ऑफ टैक्सेशन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल। अगेन एक बीएफडी का एरिया तंग कर रहे हैं यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बीएफडी का एरिया है। देखें कोई एक एरिया बीएफडी का ऐसा आ रहा है जो लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। चलो टैक्सेशन के बारे में सबको पता है, मगर बीएफडी का भी जो एरिया है जो हमारे ध्यान में होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या कह रहे हैं, दिस वाज एब्साइड बाय रिलेटिवली रिलेटेड गुड स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस इन द क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। एक चीज बहुत अच्छी हो गई कि चलो जी फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट हमने अच्छी सिखा दी है बच्चों को, कि उसमें लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी आ रही है। वो मगर अलग बात है, कहीं ना कहीं मजीद भी इंप्रूवमेंट का मतलब इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं 42% से भी ये इंक्रीज हो सकता है, 50 के करीब जा सकता है अगर आप बच्चे इन चीज़ों पर और मेहनत कर लें। ठीक है जी, बात समझ आई आपको? तो एग्जामिनर कमेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं, 1 मिनट के लिए हम एजेंडे पे वापस आते हैं। तो एग्जामिनर कमेंट हमें यही बता रही है कि यार सेलेक्टिव स्टडीज ना करें, कोई चीज़ों को ना छोड़ें। और मैंने लास्ट टाइम बताया आपको 60 मार्क्स का बीएफडी का पेपर जो है वो एमएससीटू के अंदर बीएफडी का एरिया पूछा गया है, तो आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। ठीक है जी, तो हमारे क्या क्या एजेंडे हो गए, हमारा पहला एजेंडा हो गया, दूसरा एजेंडा हो गया, तीसरा एजेंडा भी हो गया। हमने अप्रोच डिस्कस कर ली, बीएफडी के इंपॉर्टेंट एरियाज मैंने आपको बता दिया, एग्जामिनर कमेंट्स मैंने आपसे 4 अटेम्प्ट डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन सीक्वेंस में आपको बताया था शायद वैसे पहला क्वेश्चन ही करना चाहिए, मैं समझता हूँ पेपर, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बड़ा सवाल होता है, हैवी सवाल होता है, डू और डाई होता है, और काफी हद तक वो बता देता है पेपर कहाँ जा रहा है। और मजे की बात ये इसमें हर एरिया कवर होता है, टैक्सेशन भी तकरीबन कवर होता है, एथिक्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एरिया भी तकरीबन कवर होता है, कॉर्पोरेट का छोटा सा एरिया जो होता है, बीएफडी एरिया का भी कुछ ना कुछ आया हुआ होता है, और जो बिजनेस मैनेजमेंट का एरिया है, एसटीएम वाला एरिया वो भी आया हुआ होता है। तो मेरे ख्याल से पहले सवाल से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स इसके, खुदा ना खास्ता अगर आपने इसको बाद में उठाया और इसके लिए टाइम कम पड़ गया तो फिर मैं कहूँगा ज्यादा अफसोस होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन 2 और 3 में आपकी आपकी चॉइस है, आप 3 पहले करना चाहें या 2 पहले करना चाहें, मगर मेरे हिसाब से 1 के बाद 1 जरूर करना चाहिए, 1 को ना छोड़ें। ठीक है, मैक्सिमम टाइम एक सवाल का कितना होना चाहिए आपको पता है, पेपर कितने घंटे का होता है? कितने घंटे का पेपर होता है? 4 घंटे का पेपर होता है, ये लिखा होगा ना इसमें। 30 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 4 घंटे 15 मिनट का पेपर है। 4 घंटे 15 मिनट का पेपर है अगर मिसाल के तौर पे, तो आपको पता है इसका मतलब 4 घंटे का लगा लें, 15 मिनट स्पेयर में रख दें, तो 240 मिनट्स का पेपर है और 100 मार्क्स का पेपर है, तो 2.4:1 बनता है, 2.4 मिनट्स पर मार्क्स, ये एक पेज बनती है। अब आप इसके हिसाब से फैसला कर लें। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है नॉर्मली, वो इसलिए लगता है क्योंकि सवाल बड़ा भी तो होता है, रीडिंग में भी तो टाइम लगता है। मगर प्लीज यार मैं आपको बताऊंगा, देखे इतने सवाल नहीं है, और टाइम मैनेजमेंट का मतलब नहीं आ रहा, पहले आता था, शायद इस वजह से भी नहीं आ रहा क्योंकि आधा घंटा एग्जामिनर एक्स्ट्रा दे रहा है, शायद इस वजह से भी नहीं आ रहा। मगर पुरानी स्कीम मैंने आपको नहीं पढ़ाई, पुरानी स्कीम पढ़ाऊंगा ना तो उसमें यही आएगा, किसी ने 75 मार्क का अटेम्प्ट किया, किसी ने 80 मार्क का अटेम्प्ट किया, एवरेज लोगों ने पेपर छोड़ा है। मगर अब से जब से मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन हुए लोग नहीं छोड़ रहे माशाल्लाह, ये है कि सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करके जाते हैं बच्चे, फिर वहाँ भी ये है कि आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है नॉर्मल पेपर से, तो सही है मेरे ख्याल से हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब लास्ट आ जाते हैं दिसंबर 23 और जून 24। अच्छा देखें, ये मुझे पूरे पूरे सवाल मैं नहीं करा सकूंगा, टाइम हमारे पास नहीं है, और मैंने जैसे आपको कहा कि आपको खुद करने पेपर दिसंबर 23 और जून 24, तो मैं ओवरव्यू कर लेता हूँ। बिल्कुल अनीस 2 घंटे अगर लग भी जाते हैं पहले सवाल के लिए तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, क्योंकि पहला सवाल है मेक और ब्रेक है ना यार, 50 मार्क का सवाल है यार। ठीक है ना, 50 मार्क का सवाल है, तो आई रियली डोंट माइंड इफ यू इवन क्या कहते हैं यूटिलाइज 2 आवर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 1, आई एम स्टिल ओके विद दिस। ठीक है ना, बिकॉज आई नो इट्स मोस्ट हैवीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दी पेपर ना यार। अच्छा अभी सर फुरकान का एरिया शुरू होने वाला है थोड़ी देर में ना, वो भी मिस नहीं करना आप लोग, वो सर आपको स्पेसिफिक बताएंगे और वो पूरी ड्राफ्टिंग भी करवाएंगे। मैं तो ड्राफ्टिंग नहीं कर सकूंगा टाइम की कमी की वजह से, उनको प्रॉपर ड्राफ्टिंग भी करवाएंगे, और उन्होंने एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है आखिरी महीने क्या क्या करना है। तो मैं कहूँगा उस डॉक्यूमेंट को ही देख ली, मैंने तो आपको ब्रॉडर अप्रोच बता दी, ऊपर ऊपर से बता दी कि यार कम से कम मेन ये बातें कर लो, बाकी जो स्पेसिफिक अप्रोच है वो सर फुरकान बताएंगे। अच्छा उनके सेशन का टाइम बस होने वाला है, मैं अभी पहले दिसंबर 23 दिखा दूँ, दिसंबर 23 पे चलें जरा प्लीज। सही पेपर अगर आप हो सके तो आप लोग भी यार वेबसाइट से खोल लो। अच्छा लिक्विडेशन हो जाती है, वो कह रहे हैं कि ईच प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस को क्या मिलेगा अगर लिक्विडेशन हो जाती है तो मुझे एक बात का जवाब दें, लिक्विडेशन हो जाती है तो क्या मिलता है? बहुत अच्छा सवाल था, सोचें। मैं पूरा पूरा सवाल नहीं पढ़ रहा, मैं आप लोगों से फीडबैक चाह रहा हूँ, थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि एक आइडिया हो जाए किस तरह के सवाल आ रहे हैं, एक इंप्रेशन ये देना चाह रहा हूं, ज्यादा मुश्किल नहीं आ रहा है,
ज़्यादा टेक्निकल नहीं आ रहे, बस ये आ रहे हैं कि आपके अगर कॉन्सेप्ट नॉर्मल भी है ना तो आप कर लोगे, और एप्लीकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आप। हाँ, तो मैं आपसे क्या सवाल कर रहा हूँ, मुझे बताएं कि ब्रेकअप में, वाइंडिंग अप में या लिक्विडेशन में क्या मिलता है? हम्म, जवाब दें। शेयर्स टू एसेट्स। हाँ, तो पहले एसेट को बेचा जाता है, उनकी ब्रेकअप वैल्यू निकाली जाती है, उनको मार्केट में बेचा जाता है, ऐसा ही है। फिर कोई लाइबिलिटी होती है तो माइनस की जाती है, और फिर उसको बांटा जाता है ना। ठीक है, ये लॉ में भी पढ़ा होगा आपने। इसको लॉ भी कह सकते हैं, मगर मैं लॉ नहीं कहूंगा, इसको बीएफडी एरिया भी कह सकते हैं, ये बातें हम बीएफडी में भी पढ़ रहे होते हैं ना। बिल्कुल, प्रेफरेंशियल बेसिस पे भी डिवाइड किया जा सकता है। तो इसको अगर लेट से मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एसेट को जमा करूंगा, हाँ, एडजस्टमेंट वगैरह करनी होगी वो करूंगा, हाँ, और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैं देखूंगा किसका कितना कितना फाइनेंस है। ये वर्किंग आसान है मुश्किल है? एक मिनट। क्या लगता है आप, संभाल लेंगे? मैं सवाल इसलिए भी नहीं करा रहा क्योंकि अभी आपको ये करना भी तो है ना सवाल यार, जो आप लोग खुद अपना सॉल्व करोगे। नहीं, एक मिनट यार, ये स्क्रीन आ रही है। अच्छा जी, एक मिनट, हाँ, मैं एक फाइल खोल के भी दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें कि एसेट्स को जमा किया जाता है, उसमें से कोई अगर फिक्स चार्ज है उसे माइनस करते हैं, मशीनरी को बेचा जा गया। अच्छा, स्पेसिफिक चार्ज पता है ना किसका होता है? फिक्स चार्ज किस पे होता है, याद करें। थोड़ी बहुत बातें तो आपको याद भी होनी चाहिए ना यार। ये जो मैं पूछ रहा हूँ कि स्पेसिफिक एसेट पे होता है फिक्स चार्ज, हाँ, प्रॉपर्टी पे अगर है तो पहले प्रॉपर्टी का फिक्स चार्ज के पैसे दिए जाएंगे। नहीं समझ आई बात? ठीक है, लॉ भी कह सकते हैं, मगर मैं कैलकुलेशन वाला एरिया कह सकता हूँ इसको। ठीक है, लॉ भी कह सकते हैं मगर मैं इसको कैलकुलेशन वाला एरिया कहूंगा। फिर उसके बाद आपको वो निकालना था पूरा। अच्छा, ये वाकई सही बात है, लॉ भी आ सकता है क्योंकि इसमें पूरा जो वाइंडिंग आपका जो पूरा एरिया होता था ना लॉ में, वो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, सारा रसूल, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर सवाल हमें कहता है मिसाल के तौर पर कि भाई ये बताएं कि किसको कितने पैसे मिलेंगे, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा पैसे आएंगे कितने। यही पूछ रहा है ना। ईच प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस वुड रिसीव, ईच प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस वुड रिसीव, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा एसेट बेच के कितने पैसे आते हैं ना, जैसे यहाँ हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें चार्जेस जो स्पेसिफिक होंगे वो माइनस कर देंगे। ये इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, अच्छा, एक मिनट। आ, ये एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ऑल आईवीएस शेयर्स इफ द रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीड्स, ये बीएफडी का सवाल था, ये वाला सेकंड वाला। अगर रिकंस्ट्रक्शन हो जाती है तो क्या होगा, ये इसमें पूरा टेबल दिया हुआ है। अगर रिकंस्ट्रक्शन हो जाती है तो रेवेन्यू 1000 मिलियन होगा। अच्छा यार, कितना आसान है यार, प्लीज देखें, ईमानदारी से बताएं। अगर रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो क्या कह रहे हैं, रेवेन्यू 1000 है, देख रहे हैं आप। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 30% रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1400 है, टैक्स 29% है, प्राइस अर्निंग रेशियो 10% है। यार आप लोग कैलकुलेटर साथ रखो, कि आप लोग मुझे अभी इसका ईपीएस निकाल के नहीं बता सकते? हाँ, अर्निंग निकाल के नहीं बता सकते, चलो ईपीएस को छोड़ दो, अर्निंग निकाल के बता सकते हो। हाँ, रेवेन्यू में से क्या करोगे, 10,000 का रेवेन्यू है, इसका 0.3, 0.3 समझते हैं? हाँ, मार्जिन हो जाएगा, यानी कि 10,000 का 0.3, 3,000 मार्जिन हो जाएगा। उसमें 1400 एक्सपेंसिव माइनस कर दो,
तो 1600 पीबीआईटी हो जाएगा। एग्री करेंगे, पीबीआईटी हो जाएगा। नहीं समझी नहीं, हाँ। तो पीबीआईटी हो जाएगा, इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट करते हैं। इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, जो भी डेट वगैरह है, इसका सवाल में इंटरेस्ट होगा, ये बैलेंस शीट से नजर आ जाएगा, इस पे नजर आ जाएगा। ये रहा, ये रहा इंटरेस्ट। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ये इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो फिर पीबीटी आ जाएगा। पीबीटी पे टैक्स लगा दोगे 29%। मेरी बात समझ आ रही है? देखिए इतना मुश्किल नहीं था ये। सही है ना? इतना मुश्किल नहीं था ये। नहीं, 1136 नहीं है, वो इंटरेस्ट माइनस करना है भाई। इंटरेस्ट भी तो माइनस करना है उसमें से। सही है ना कामरान? बात समझ आ रही है? इसमें इंटरेस्ट भी है ना, इसलिए फर्क आएगा इंटरेस्ट की वजह से। ठीक है। नहीं वली सर्वर वो, इंटरेस्ट भी तो आएगा लड़के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 1600 आ गया ना, मैंने निकाल लिया, ये रहा, मैंने मैंने ही निकाल लिया 1600। मगर इसमें से पहले इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो दो दो है ना, क्या कहते हैं, साहिवाल बैंक है और फैसल बैंक है, फैसलाबाद का बैंक है। ठीक है। मगर कहने का मतलब है कि हाँ, तरीका वही, इंटरेस्ट माइनस करके 29% लगा दो, टैक्स आ जाएगा। फिर उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना। या डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि अर्निंग्स को मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी के लिए फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? पी इंटू अर्निंग्स। ये फॉर्मूला किसी को याद है? अर्निंग पर शेयर नहीं, टोटल। अगर मैं टोटल अर्निंग लूंगा तो मार्केट वैल्यू भी टोटल आ जाएगी, पर शेयर नहीं आएगी। ये फॉर्मूला किसी को याद आ रहा है भाई? पी रेशो भी दिया हुआ है, कितनी सारी इंफॉर्मेशन प्लेट में रख के दी है, प्लेट में रख के दी है। और मार्क्स कितने हैं? मार्क्स कितने हैं? 6, 4 सॉरी, इजी मार्क्स। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं वेदर कंस्ट्रक्शन इज एक्सेप्टेबल और नॉट। कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन एक्सेप्टेबल है नहीं है? अब यहाँ पे थ्योरी और कैलकुलेशन दोनों को करना है। कैलकुलेशन और थ्योरी दोनों को। अच्छा मैं दिखा भी देता हूँ ना सोल्यूशन। ये रहा सोल्यूशन, ये रहा, ये किया, 1400 माइनस किया, 1600 आया। इंटरेस्ट माइनस किया, पीबीटी आया, टैक्स माइनस किया, मंडी। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन किसको कितना होगा। तो ये कंपैरिजन कर लो कि शेयर होल्डर को पहले कुछ नहीं मिलता, अब कितना मिलेगा। अब कुछ ना कुछ शेयर्स की वैल्यू तो बन रही है। अब कुछ ना कुछ शेयर्स की वैल्यू तो बन रही है, तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इनको पहले कितना मिला था साहिवाल बैंक को, अब इनको शेयर्स भी मिल रहे हैं, तो इनको कितना मिलेगा। तो पूरा एक एनालिसिस बनाना है। 12 मार्क का सवाल है, मगर मैं समझता हूँ पर्सनली कि कैलकुलेशन आसान है। देखें, एक बात ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मैंने पार्ट ए को क्लास में डिस्कस किया। एक बात ध्यान में रखिएगा कि देखें, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, मगर बात यह है कि आप जो है ना, मतलब करने वाले भी बने। ठीक है ना? इजी मार्क्स से हम छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। मेरी बात समझ आ रही है? तो खैर, मैं, टाइम कम है यार, सर्वगान का एरिया शुरू होने वाला होगा आई थिंक। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद ये कितने मार्क का? 22 मार्क का सवाल था। फिर आप नीचे आ जाएं। हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेंशन। कितना फाइनेंस चाहिए एक्सपेंशन के लिए? एग्री करते हैं? ये आपसे पूछ रहा है, कितना फाइनेंस चाहिए एक्सपेंशन के लिए। तो वो देख लें आप, क्या कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड है। ये सारा डेटा यहाँ पे मौजूद है। ये सारा डेटा यहाँ पे मौजूद है। मार्केटिंग इनिशियल कितनी करनी है, इंक्रीमेंटल नॉन करंट एसेट कितने लेने हैं, वर्किंग कैपिटल कितना मेंटेन करना है, निकाल लेंगे। निकाल लेंगे। देखें, मैं बार बार ये बात करने जा रहा हूँ कि आपके अगर बेसिक कौन से वीक है ना, तो कोई मसला नहीं है, वो कौन से अप्लाई करने। बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो आपको ये इतनी आसान चीजें ही मुश्किल लगेंगी। बीएफडी के अंदर जो एमएसए2 पूछा जाता है, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछा जाता। ठीक है ना? बात समझ आ रही है? क्लियर है बात हमें? अच्छा आगे बढ़ते हैं। नहीं, स्पेसिफिक अपेंडिक्स को देखे बगैर नहीं स्टार्ट करेंगे। ये तो मेरे पास टाइम कम है, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ सवाल किस टॉपिक का है। मगर तरीका ये सही नहीं है। तरीका ये सही है कि आपने पूरा सवाल पढ़ा, पूरा जीरो से लेके यहाँ तक। ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी है, पूरा सवाल पढ़ना है आपने, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है सिनेरियो बेस्ड पेपर है ना सायरा। बात समझ आ रही है आपको? सायरा टेक्निक नहीं हम खराब करेंगे, टेक्निक नहीं खराब करेंगे। मैं तो सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कौन से टॉपिक के सवाल आए हुए हैं। मगर टेक्निक यही है कि पहला सवाल की पूरी पूरी फुल फ्लैज रीडिंग करेंगे। यहाँ रिक्वायरमेंट इसलिए पढ़ने का मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा फायदा नहीं, क्योंकि एक तो सवाल, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है। आपको पता ही है, तीनों सवाल करने, सवाल छोड़ने का कोई यहाँ पे जो है ना वो नहीं है, मतलब चांस नहीं है। दूसरा ये कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। रीडिंग जितनी तगड़ी होगी उतना आपको रिक्वायरमेंट समझने में आसानी होगी। आपको लगेगा हाँ यार, रिक्वायरमेंट जो है जनरलाइज नहीं है। और आपको पता है एमएसए2 में ना, जितना आप जनरलाइज आंसर लिखेंगे उतना गलत होगा। एमएसए2 में आपको स्पेसिफिक आंसर लिखना पड़ता है, थ्योरी भी स्पेसिफिक लिखनी पड़ती है, कनेक्ट करनी पड़ती है।
कनेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, बात समझ आ रही है? पूरा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा तो आईकेएप ने टाइम भी तो बहुत दे दिया अदील। अदील, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि अब आईएमएसएटी के पेपर में टाइम का मसला नहीं आता। इससे ज्यादा मैं क्या बात बताऊं। पहले आता था, एग्री, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल आता था पहले। पहले एग्जामिनर कमेंट में भी लिखा होता था। अदील, मेरी बात समझ आ रही है? इंपॉर्टेंट टॉपिक और बीएफडी में दिखा दूंगा, चलो अभी। अभी तो फिलहाल मैं इसको फाइनल कर लूँ, बस 5 मिनट है मेरे पास कि सर फुरकान का एरिया शुरू करना है। सर फुरकान ने, अच्छा मैं क्या कह रहा था, वापस मैं बात कर लूँ कि पहले आपने ये सवाल पढ़ना होगा, इसके बाद डेटा बनाना होगा। डेटा बनाया आपने कभी? इन्होंने मेरे सोल्यूशन देखे, मैं शुरू में डेटा बनाता हूँ, चाहे बीएफडी हो या एसपीएम हो या एमएसए टू हो। चाहे बीएफडी हो या एसपीएम हो या एमएसए टू हो या कैफ का कोई पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ, हमेशा मैं पहले डेटा बनाता हूँ सिनेरियो को पढ़ के। तो पहले आप सिनेरियो पढ़ो, रिक्वायरमेंट पढ़ो, फिर आप अपेंडिक्स पढ़ो, फिर आप अपेंडिक्स पढ़ो। मेरी बात समझ आ रही? तो अपेंडिक्स से बगैर जवाब नहीं दीजिएगा। अपेंडिक्स में तकरीबन जवाब मौजूद होता है। 99% केस में मैं आपको बता दूं जवाब मौजूद होता है। ये सारी कहानी जो है ना आपके काम की, लंबा बहुत होता है सवाल, ये एक मसला है, मगर क्या करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था जी? 2 हमने क्या डिस्कस किया? 2 में था ये सोर्स ऑफ फाइनेंस, फिर कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट केडी होता है। केडी के लिए आईआरआर यूज करते हैं, याद है किसी को? केडी के लिए आईआरआर यूज करते हैं, याद है किसी को? कन्वर्जन, कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है तो भी हम क्या करते हैं, कन्वर्जन और उसको कंपेयर करते हैं, याद आ रहा है किसी को बीएफडी में? यार ये बीएफडी का बेसिक था, बैक के शुरू के लेक्चर में बताया गया है। इसके लिए कोई मुश्किल मुश्किल सवाल करने की जरूरत नहीं है, फेज लिमिट टाइप के। ठीक है, कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है पता होना चाहिए आपको, बेसिक वाला, कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद ये क्या कह रहे हैं जी? उसके बाद ये कह रहे हैं कि फॉरेक्स हेजिंग के लिए बता दो कि कौन सी हेजिंग जो है इंटरेस्ट रेट को वो कवर करना है, तो क्या कर सकते हैं। तो उसमें नीचे, अच्छा इसके सोल्यूशन में गड़बड़ हुई है, मैं भी बता दूं। ये एक स्टूडेंट ने मुझसे 2-4 दिन पहले पूछा भी था। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें हो रही है, इंटरेस्ट बढ़ सकता है। ठीक है, जब भी आप हेजिंग करा रहे हो, मगर ये कह रहे वेरिएबल फॉर फिक्स। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला होता है तो मुझे फिक्स से वेरिएबल जाना चाहिए या वेरिएबल से फिक्स जाना चाहिए? एक सवाल का जवाब दें। अक्कल क्या कह रही है? ये थोड़ा आईकेप के सोल्यूशन में मुझे लग रहा है ग्लिच है। अगर इंटरेस्ट रेट आर एक्सपेक्टेड टू राइज और आप इंटरेस्ट रेट स्वैप कर रहे हो, तो आपके लिए कौन सा स्वैप बेहतर है? फिक्स टू वेरिएबल बेहतर है या वेरिएबल टू फिक्स बेहतर है? प्लीज यार देखें, सोच के बताइएगा यार, प्लीज यार पार्टिसिपेट करें यार, प्लीज पार्टिसिपेट करें। लास्ट मिनट है मेरे पास, मैं चला जाऊंगा फिर। सरफुकान का एरिया शुरू हो जाएगा, वो भी जरूर अटेंड करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ, वेरिएबल टू फिक्स बेहतर है या फिक्स टू वेरिएबल बेहतर है? वेरिएबल से फिक्स पे जाना बेहतर है ना? ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ठीक है, सोल्यूशन में भी इसमें कुछ इस तरह की बात लिख दी कि इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो फायदा। ये उस वक्त फायदा होता है जब इंटरेस्ट रेट गिरने की बात हो। इंटरेस्ट रेट तो बढ़ रहा है, जब भी हेजिंग पे जा रहे हैं हम। इंटरेस्ट रेट कम हो रहा तो हेजिंग पे क्यों जाते हैं? ठीक है, बात समझ आ रही है? कौन सा खोला भाई हमने? थ्री पे आ गए। हाँ, ये इंटरेस्ट रेट स्वैप। ये लाइन इसने लिख तो दी है, मगर मुझे सवाल से कनेक्ट होती नजर नहीं आ रही। ये नहीं नहीं रेहान, शायद ये सजेस्टेड सोल्यूशन है, ये आईकैप का सोल्यूशन नहीं है। आपको पता होगा सजेस्टेड सोल्यूशन जो होता है ना, वो ये वो सोल्यूशन नहीं होता जिससे आंसर चेक होता है। सही ना, ये वो सोल्यूशन नहीं जिससे आंसर चेक होता है। ये तो वो है जो पब्लिकली अवेलेबल होता है। ठीक है ना, तो आप टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, आपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहो। ठीक है। अच्छा, ये इसने बोला हुआ है कि कम हो, मगर मैं सवाल से कहीं लग नहीं रहा कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ने कम होने वाले हैं। तो ये उस वक्त होता है, मगर ये है कि इसमें प्रीमियम वगैरह देना पड़ता है। तो इसने रिक्वायरमेंट वो तो सही लिखा है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए उसने कहा है कि कहते हैं फिक्स रेट जो है ज़्यादा बेहतर है। इसने कहा ये हैजिंग ना लो, इसने मना कर दिया कि हैजिंग अच्छी नहीं है इसके लिए। मगर ये यहाँ पे जो इसने बात लिखी है ना, मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज कर गई। खैर, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इंटरेस्ट रेट हेजिंग पे बात थी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इवेलुएट द परफॉर्मेंस। यार परफॉर्मेंस मेजरमेंट तो मैं समझता हूँ बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए।
रेशियो वेशियो ये वो, कब अच्छी परफॉर्मेंस है कब बुरी परफॉर्मेंस है, इस पे तो बहुत बात हुई है, हर दूसरी अटेम्प्ट का सवाल मौजूद होता है। तो आई थिंक परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए आपको पता है वही सेल रेवेन्यू देखते हैं, जीपी मार्जिन देखते हैं, ओवरहेड्स की एक्सपेंसेस देख लेते हैं, करंट रेशियो देख लेते हैं, हाँ यही सारी चीजें देखते हैं। फिर कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी देख लेते हैं, R&D वगैरह देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एरिया तो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि ईजी एरिया होता है। कि मगर लास्ट में वर्किंग कैपिटल की बात की हुई थी, वर्किंग कैपिटल का एरिया मैंने जैसे बताया कि लोग छोड़ के जा रहे थे जो कि मुनासिब नहीं होता, मुनासिब नहीं होता। ठीक है सर, फुरकान का टाइम शुरू हो रहा है सर, आपने ज्वाइन कर लिया है? मुझे कंफर्म करिएगा। अच्छा 1 मिनट में समर 24 भी दिखा दूँ ना आपको? 1 मिनट, ये तो बड़ा पेपर था। BFD के इंपॉर्टेंट एरियाज ये रहे, ये इस पे तस्वीर ले लें ये और ये। सैफुल्ला क्या कह रहे हैं? सैफुल्ला सवाल वापस करें अपना चैट पे। असर का ब्रेक दे दें आपको? अच्छा 1 मिनट में सर फुरकान से पहले पूछ लूँ कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया, फिर करवा देते हैं ब्रेकआउट। मगर आप लोग ज्वाइन करेंगे ना, देखेंगे मैं आपको बता दूं, अगला सेशन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया है, वो डॉक्यूमेंट से आपको गाइड करेंगे। मैं तो जनरल बात आपको बता दी, मगर वो डॉक्यूमेंट से आपको गाइड करेंगे। तो समर 24 का जल्दी से मैं बता देता हूँ 1 मिनट के लिए। आगे के लिए रिडम्पशन वैल्यू ऑलवेज पार वैल्यू लेंगे या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, डिपेंड करता है, जो जो ज्यादा होगा सैफुल्ला वो लेंगे। कन्वर्जन वैल्यू ज्यादा होगी यानी कि शेयर से कन्वर्ट करके जो वैल्यू बन रही है वो ज्यादा होगी तो वो लेंगे, और अगर रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा होगी तो वो लेंगे। ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं 1 मिनट। आयशा खान सोचते हैं इस बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में? ठीक है मैं सोचता हूँ इस बारे में, इंटरेस्ट रेट रहेंगे उसके लिए। अच्छा 1 मिनट में बस समर 24 दिखा दूँ फिर ब्रेक कर लेते हैं, चलो। ठीक है समर 24 देख लें 1 मिनट के लिए। ये समर 24 है? नहीं December 23 है ये। 1 मिनट के लिए समर 24 देख लें। इसमें BFD एरिया में क्या क्या है, बस मैं 1-2 मिनट दे दें, फिर ब्रेक कर लेंगे। इसमें ये प्रोवाइड सपोर्टिंग कैलकुलेशन, इसमें कोई वो बताना था कि आप रिकमेंड करें इन्वेस्ट करें या ना करें, इन्वेस्टमेंट रिजल्ट टाइप का सवाल था, इन्वेस्टमेंट रिजल्ट टाइप का सवाल था। ठीक है आ गए जी। सर हाफिज सलमान नाम लिखा हुआ है गलती से, मैं नाम चेंज कर रहा हूँ। 1 मिनट सर। सर देखें आप अनम्यूट हुए। जी सर, आवाज आ रही है। 1 मिनट। आवाज आ रही है सर आपको? जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको? सर क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं चलिए सर? सर आपकी बेहतर है सर। जी अल्लाह का शुक्र है सर। क्लियर है आपको आवाज? जी जी मुझे आवाज़ आ रही है सर। फुरकान वॉज नॉट वेल बट डिस्पाइट द फैक्ट वो फिर भी माशाल्लाह सेशन के लिए जो है अवेलेबल रहे। उन्होंने कहा नहीं सेशन होगा हमारा, एंड क्या कहते हैं ही वॉज टेकिंग अ रेस्ट। मैंने कहा सर आप रेस्ट लें, इस फर्स्ट सेशन को मैं ले लेता हूँ। एंड माशाल्लाह इज स्टिल देयर फॉर यू, एंड टुमारो एज वेल, कल भी वो इंशाल्लाह आपके लिए अवेलेबल होंगे। सर आपने बड़ा ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट बनाया है, थैंक यू वेरी मच। वो डॉक्यूमेंट मैं अपने ग्रुप पे शेयर किया था, दैट वाज ग्रेट। और कुछ वॉइस नोट्स वगैरह भी थे। मुझे बस मैं बस इन लोगों के साथ एक लाइन डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि 2024 में जो है ना वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आया था? क्वेश्चन 2 में क्या आया था? नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट अगेन, जो हर पेपर में आता है। फिर उसके बाद अगेन अच्छा इसमें डी मर्जर से भी कनेक्टेड करना था इसको, तो डी मर्जर से भी कनेक्ट करना था। फिर क्वेश्चन 3 में अगेन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, एंड लास्ट में वर्किंग कैपिटल। तो अगेन जैसे आप भी अक्सर रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को, मैंने भी वही बोला कि भाई आप कोई भी एरिया छोड़ के ना जाओ, चाहे वो SPM का एरिया हो, BFD का एरिया हो। BFD एरिया खासतौर पे लोग छोड़े होते हैं, तो उसको भी हमें कवर करके जाना चाहिए। ठीक है तो सर फुरकान क्या करें, 5 मिनट का ब्रेक दे दें इनको, 5-10 मिनट का असर का भी। मॉक के बारे में सर फुरकान बताएंगे, मॉक है बिल्कुल प्लान। जी सर। सर फुरकान वो डॉक्यूमेंट जो शेयर कर देंगे ग्रुप में इंशाल्लाह। बिल्कुल आप ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो हम उसको शेयर कर लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं हम यहाँ पे,
एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह जो है ना क्या कहते हैं, सर फुरकान कंटिन्यू करते हैं। जी सर, ब्रेक कर लें सर, छोटा सा। ठीक है, बिल्कुल 10 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं। 4:35 पे वापस शुरू करेंगे सर आपके साथ। मगर प्लीज़ ये सेशन ज़रूर अटेंड करिएगा, मिस नहीं करिएगा प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि और कल का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ने काफ़ी कंटेंट आप लोगों के लिए रखा हुआ है ताकि ये 2 दिन बड़े यूजफुल हो जाएं और आखिरी महीना कैसे इस्तेमाल हो उसकी प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन है, स्टेप बाय स्टेप गाइड।